तुम टहलने जा सकती हो लेकिन अकेले नहीं। क्या तुम विवेक को अपने साथ ले सकती हो? दोनों मौलिक किस्म के हो, इसलिए एक दूसरे को समझना अच्छा रहेगा। जल्दी जाओ और जल्दी लौट आओ। और हाँ, अगर तुम सीमा से आदित्य राज के बारे में बहुत पूछोगी तो शायद तुम निराश हो सकती हो, क्योंकि उसे भी ज्यादा जानकारी नहीं है। हम देखेंगे कि चीजें कैसी हैं और फिर तुमसे बात करेंगे। हाल ही में विंड वुल्फ और फ्लैश लेपर्ड कबीलों के बीच एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। कल ही उनमें टकराव हुआ था। अरे, तेज ने चौंकते हुए पूछा। चिंता मत करो, तुम या आदित्य राज इसमें शामिल नहीं थे। विंड वुल्फ एंसेस्ट्रल हाउस ने इसे शुरू किया। हमें अभी तक सटीक परिणाम नहीं पता, लेकिन कल तक यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। हम तुम्हें तब सूचित करेंगे। याद रखो, अब तुम रिडेम्पशन सोसाइटी का हिस्सा हो और तुम्हें हमेशा अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। काली सिटी अपेक्षाकृत सुरक्षित है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना चाहिए, समझे? तुम बहुत प्रतिभाशाली हो और हम सभी को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। धन्यवाद शिक्षक। तेजस ने सोचा कि वह आंटी सीमा से मिल सकता है और यह एक अच्छा बहाना हो सकता है। गौतम की सहमति से वह राहत महसूस कर रहा था। अगर गौतम असहमत होते तो उसे चुपके से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ता। रात को ऐसा करने का विचार उसके मन में था, लेकिन अगर चाय की दुकान बंद हो जाती तो क्या होता? आज की पूरी क्लास गौतम के साथ थी। सुबह सैद्धांतिक पाठ हुए और दोपहर को व्यावहारिक प्रशिक्षण था। इसमें रक्त प्रवाह पर मार्गदर्शन, अंतर्दृष्टि साझा करना और किसी के रक्त प्रवाह को समझना और उत्तेजित करना शामिल था। तेजस को इस क्षेत्र में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी साधना पद्धति दूसरों से काफी अलग थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसने सब कुछ बेकार समझा। रक्तरेखा शक्ति को उत्तेजित करने, इसके सक्रियण को लंबे समय तक बनाए रखने और अधिक शक्ति को मुक्त करने के बारे में कुछ बातें सीखना उपयोगी थीं। इन अंतर्दृष्टियों ने तेजस को अपने राक्षसी भगवान छापों को उत्तेजित करने के लिए रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की शक्ति का उपयोग करने में मदद की, लेकिन उसे स्वतंत्र रूप से खोज करने की आवश्यकता थी। दूसरों के अनुभव उसके लिए केवल संदर्भ मूल्य के थे। बेशक आज दोपहर की कक्षा में तेजस ने पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था। विवेक को तेजस के सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं थी। कल की अंतर्दृष्टि ने उसके लिए एक नया रास्ता खोल दिया था और उसे बहुत लाभ हुआ था। बर्फ तत्व वायु तत्व की तुलना में अधिक स्थिर था, जिससे इसे संपीड़ित करना आसान हो गया था। कल के ज्ञानोदय के बाद वह पहले से ही समझ गया था कि बर्फ तत्व को अपनी आज्ञा मानने के लिए कैसे मजबूर किया जाए। निश्चित रूप से वह अभी भी कुछ हद तक असफल रहा था, लेकिन अब उसके पास एक दिशा और प्रयास करने का तरीका था। इस प्रकार भले ही तेजस उनसे बहुत छोटा था, विवेक ने उसके साथ बच्चों जैसा व्यवहार नहीं किया। दोपहर की कक्षा के बाद दोनों अकादमी से बाहर निकले और पहाड़ से नीचे उतरने लगे। आज मैं तुम्हें भोजन पर आमंत्रित करता हूँ। कल रात मैंने कुछ तत्व नियंत्रण की कोशिश की और पाया कि बर्फ तत्व का प्रवाह वास्तव में धीमा और बेहद स्थिर है। इसे संपीड़ित करने से बस घनत्व बढ़ता है। चुनौती यह है कि पूरे टुकड़े में घनत्व को समान रूप से बनाए रखना होता है, और अगर अंतराल हैं तो उन्हें भी समान रूप से भरना पड़ता है। अन्यथा पूरी संरचना अस्थिर हो सकती है और फटने का खतरा बढ़ सकता है। अभी तक मैं इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अभ्यास के साथ सुधार होगा। पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए विवेक ने कहा, जितना अधिक मैं बर्फ तत्व को नियंत्रित करता हूं, उतना ही अधिक मुझे लगता है कि तुम्हारा वायु तत्व पर नियंत्रण अद्भुत है। वायु तत्व इतना सक्रिय है कि इसे बर्फ तत्व को नियंत्रित करने से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। लेकिन तुम इसे कई बार संपीड़ित कर सकते हो और यह तुम्हारे चेहरे पर नहीं फटता। यह अविश्वसनीय है। मुझे भविष्य में तुमसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। तेजस का ध्यान पहले से ही अन्या की चाय की दुकान पर था, लेकिन अपने बड़े भाई की बातें सुनकर उसने अवचेतन रूप से जवाब दिया, वास्तव में कभी कभी पूर्ण स्थिरता सबसे बड़ी शक्ति नहीं होती। थोड़ी अस्थिरता भी लाभकारी हो सकती है, अगर तुम उस अस्थिरता को नियंत्रित कर सको। विवेक ने अचंभे से पूछा, अस्थिरता को नियंत्रित करना? तेजस ने बम और फ्यूज की बात का संदर्भ तो दिया, लेकिन उसे याद आया कि इस दुनिया में शायद ऐसे उपकरण नहीं होते। अगर उसने ऐसा कहा भी तो विवेक शायद सिर छटकता। इसलिए तेजस ने बस अपना हाथ उठाया और पवन ऊर्जा का एक गुच्छा इकट्ठा किया।
जिससे हल्की हरी चमक पैदा हुई और वह स्थिर रूप से घूमने लगी। वायु तत्व स्थिर नहीं रह सकता। एक बार स्थिर होने पर यह अब वायु नहीं रह जाता। देखो बड़े भाई, तेजस ने अपने हाथ में बन रहे बवंडर की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है, विवेक ने ध्यान से देखा। फिर उसने देखा कि तेजस ने बड़े बवंडर में एक छोटा बवंडर जोड़ दिया। यह नया बवंडर बड़े बवंडर की तुलना में अधिक घना था और एक अलग गति से घूम रहा था। इसके जुड़ने से पूरा बवंडर तुरंत अस्थिर हो गया। फिर तेजस ने अपनी कलाई को झटके से बवंडर को बाहर फेंक दिया। यह लगभग 5 या 6 मीटर तक उड़ा और फिर फट गया, जिससे हवा में तीखे ब्लेड उड़ गए और सीटी की तरह तीखी आवाजें निकलने लगीं। वाह, विवेक दंग रह गया। तेजस ने कहा, चूंकि वायु तत्व वैसे भी बहुत सक्रिय है, इसलिए यह विधि उतनी प्रभावी नहीं है। लेकिन यह भी है कि मैं इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हूं। लेकिन तुम्हारे बर्फ तत्व के लिए यह विधि अधिक उपयुक्त हो सकती है। तुमने कल कहा था कि बर्फ तत्व आक्रमण और रक्षा दोनों में मजबूत है और तुम्हें यह तय करने में दिक्कत हो रही है ना? ठीक है, मेरी राय में यह तय करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको आक्रमण या बचाव पर ध्यान देना है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं। बर्फ की डाल को बचाव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप उस डाल को किसी पर फेंक दें और वह फट जाए, तो क्या यह अब भी बचाव है? और अगर फटने पर यह बर्फ के ब्लेड या कांटे बाहर निकालता है, तो क्या यह अधिक प्रभावशाली नहीं होगा? मेरा मानना है कि आपको बर्फ तत्व के साथ अपने संबंध और उसे अच्छी तरह से नियंत्रित करने पर ध्यान देना चाहिए, और फिर आप इसे आक्रमण या बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तेजस का ध्यान आन्या की चाय की दुकान पर था। उसकी सुंदरता के बारे में सोचते हुए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि विवेक के लिए यह जानकारी एक बार में समझना मुश्किल हो सकता है। इसलिए वह बस बड़बड़ाता रहा। विवेक कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया और अपनी दिशा भटक गया। तेजस के साथ चलते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बर्फ के तत्वों ने उसके दिमाग की बाहरी परत को हटा दिया हो और उसका असली सार उजागर कर दिया हो। विस्फोट, आक्रमण और बचाव के सिद्धांत उसके दिमाग में गूंज रहे थे। पहाड़ से नीचे उतरते हुए विवेक ने और कुछ नहीं कहा। अगर उसके पास विकल्प होता तो वह तुरंत पढ़ाई के लिए वापस लौट जाता, लेकिन उसकी जिम्मेदारी तेजस के साथ जाना और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना थी, इसलिए वह पीछे नहीं हट सकता था। उसने तेजस के पीछे पीछे चलते हुए बर्फ के तत्व को नियंत्रित करने, उनका उपयोग करने और स्थिर क्लस्टर में अस्थिर ऊर्जा को जोड़ने के तरीकों पर विचार किया, ताकि वह उन्हें इच्छानुसार विस्फोट कर सके। वह अस्थिर ऊर्जा को कैसे प्रस्तुत करे, कितनी मात्रा में जोड़नी चाहिए, इन उलझे हुए विचारों ने उसके मन पर इतनी पकड़ बना ली कि उसके पास किसी और चीज के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। तेजस इस व्यवस्था से संतुष्ट था और दोनों अपने विचारों में खोए हुए चलते रहे। तेजस के मन में विवेक की तुलना में कहीं अधिक उथल पुथल भरे विचार थे। उसके पिछले जीवन के दृश्य, इस जीवन की लालसा जो वह ढूंढ रहा था, उसे पा लेने की खुशी और उसे जल्दी से फिर से प्राप्त करने की घबराहट। जब वे पहाड़ से नीचे आए तो वे काली शहर के केंद्र में लौट आए। तेजस ने काली शहर के नक्शे का कई बार अध्ययन किया था, खासकर अकादमी से शहर के केंद्र तक के मार्ग का। हालांकि क्षेत्र से अपरिचित था, उसके मन में एक योजना थी और उसने अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए बिना किसी भ्रम के रास्ता तय किया।